ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी उपरांत में लगभग 1800 किलोमीटर लंबी एक सरहद बनाई गई है जिसे रैबिट प्रूफ फेंस कहा जाता है। यूं तो ये फसल को खरगोशों से बचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जल्द ही इस मूवी के रिलीज होने के बाद ये एक मिसाल बन गई साहस, दृढ़ संकल्प और विश्वास का, और इसे उस इंसानी पीढ़ी के गुम हो चुकी कड़ी का नाम दिया गया। कौन सी थी वो पीढ़ी जिसे लोग गुमनाम कर देना चाहते थे? क्या है इसके पीछे की कहानी? मूवी स्ट्राइप की कहानियों में एक और सच्ची घटना पर आधारित मूवी रैबिट प्रूफ फेंस, डायरेक्टर फिलिप नॉयस, IMDb 7.4। दोस्तों, हमारी MT फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमसे कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शेयर, हार्ट्स, कमेंट्स पक्के से करें। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू हुई 3 लड़कियों से, जिनमें से 2 बहनें हैं। एक 14 साल की मॉली और 8 साल की डेजी, और उनकी कजन 10 साल की ग्रेसी, जो अपने परिवार के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के जिगालोंग क्षेत्र में रहते हैं। ये यहाँ के स्थानीय आदिवासी है जो इस पूरे इलाके में खानाबदोश की जिंदगी जीते। मेरी माँ बताती है कि किस तरह एक अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने किराने की दुकान सजाई, जहाँ वो हमें कपड़े, आटा, चावल दिया करते थे। फिर हमने यही नजदीक में रहना शुरू किया। वो विदेश से आए लोग यहाँ एक लंबा बाड़ा लगा रहे थे। माँ ने ये भी बताया कि मेरे पिता भी उन्हीं में से एक थे और एक दिन वो काम के सिलसिले में यहाँ से चले गए। फिर मौली बोली, इसीलिए मुझे आधा अंग्रेज या अधूरा खून कहा जाता है, क्योंकि मैं पूरी तरह जिगालोंग जैसी नहीं दिखती और ना ही मेरी बहनें। पर माँ को डर था कि वो हमें एक दिन ले जाएंगे। कुछ दिनों से एक अंग्रेज अफसर हमारे यहाँ चक्कर लगा रहा है। उन्हें देखते ही माँ हमें छुपा देती। यहाँ दूर ऑस्ट्रेलिया के एक शहर के एक अंग्रेजी दफ्तर में मिस्टर नेविली, जिनका पद स्थानीय आदिवासियों का रक्षक बताया गया है, उनको इतनी दूर बैठे उन तीनों बहनों के बारे में स्थानीय पुलिस से पता चला है कि उन तीनों लड़कियों में आधे उनकी तरह अंग्रेज और आधे जिगालोंग के लोगों का खून है। खासकर छोटी बहन डेजी, जो माना जा रहा है कि उसमें पूरी तरह से एक अंग्रेज का खून है। जल्द ही उन्हें वहां से उठाकर मोर नदी के पास बने उन जैसे बच्चों के संस्था में भेज दिया जाने का प्रस्ताव जारी किया गया। मिस्टर नेवली के दफ्तर के बाहर कई स्थानीय माएं उसी संस्था में पड़े अपने बच्चों से मिलने की गुहार लेकर आई है। मिस्टर नेवली का कहना है कि इन आधे गोरे और आधे काले लोगों की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस तरह तो हम एक नई मानव प्रजाति को जन्म दे रहे हैं, लेकिन इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये एक बड़ी समस्या है। क्या इनके साथ यहाँ के स्थानीय जिगालोंग आदिवासियों की तरह सलूक किया जाए, या इनका औहदा बढ़ाकर इन्हें हमारी बराबरी की जगह दी जाए? फिर एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों के बाद उनका कालापन लुप्त हो गया है। अब तीसरी पीढ़ी बिल्कुल हम जैसी दिखती है। इसीलिए इन जनजातियों को इस बदलाव से सुरक्षित रखने के लिए इन्हें मोर नदी के एक संस्था में रखा जाता है, जहां इन्हें पूरी तरह हमारे तौर तरीके, रहन सहन सिखाकर काम करने लायक बनाया जाएगा। आगे जाकर ये हमारी सेवा कर सके और साथ ही इन्हें बाकी सबसे अलग भी रखा जा सके। साथ ही उनके पास आने वाले वो ऐसे किसी भी गोरे और काले वर्ण की शादी को मंजूरी नहीं देते हैं। मिस्टर नेवली का ये मानना है कि इस तरह खून में मिलावट समाज में एक अव्यवस्था पैदा कर देगी। वो अलग है और उन्हें अलग ही रखना चाहिए। अब ऑर्डर मिलते ही मिस्टर फ्रैंकी ने उन तीनों लड़कियों को भरी दोपहर में जबरदस्ती अपने गाड़ी में उठवा लिया। पीछे उन बच्चों की माँ और दादी रोती बिलखती रह गई। थककर भीगी पलकों में पता नहीं कब रात गुजर गई। सुबह जब उनकी नींद खुली तो वो एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। किसी जानवर की तरह एक पिंजड़े में कैद उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। फिर ट्रेन से उतरकर उन्हें एक छोटी गाड़ी में बिठा दिया गया। आखिर में वहां पहुंचते हुए भोर हो गई। वहां की काम करने वाली महिला एक बंद कमरे का ताला खोलकर उन्हें अंदर ले आई। उस कमरे में उसके जैसे बहुत सी लड़कियां सो रही है। उन्हें भी कोने में एक बिस्तर दे दिया गया। पहले पहले तो वो सब सहमे हुए थे, पर धीरे धीरे उन्हें वहाँ अंग्रेजी के तौर तरीके और भाषा सिखाई गई। एक दिन मिस्टर नेवली वहाँ आए। वो सभी बच्चों में से किसी तरह का जांच कर रहे हैं। दरअसल वो ये मालूम कर रहे हैं कि किस बच्चे में अंग्रेजी खून ज्यादा है। उनके मुताबिक ऐसे बच्चे ज्यादा होनहार होते हैं और उन्हें कहीं अच्छे स्कूल वगैरह में तबादला कर दिया जाता है। अब की बार मौली को आवाज दी गई, मगर वो ये जांच पास ना कर सकी।
यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए सभी लड़कियों को मिलकर यहाँ का सारा काम करना पड़ता है। और एक दिन वहां से एक लड़की ने भागने की कोशिश की, मगर बीच रास्ते में उसे मिस्टर मोडो पकड़कर वापस ले आए। मोडो एक आदिवासी है और वहाँ कुछ 6 महीनों से अपनी सजा के तौर पर काम कर रहा है। वो वहाँ का स्थानीय निवासी होने के नाते इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसीलिए उनके रहते यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। उस लड़की को बहुत मारा गया, यहाँ तक कि उसके बाल काट दिए गए। मिस्टर मोडो की सजा अब खत्म हो चुकी है। वो घर जाना तो चाहता है, मगर उसकी बेटी जो कि एक आधा खून है, वो भी यही रहती है। मोडो को समझ नहीं आ रहा कि वो घर वापस जाए या अपनी बेटी के साथ यहीं रहे। उस दिन के बाद से मॉली के दिमाग में यही बात घूमने लगी कि यहाँ से भागा जा सकता है, और सही वक्त का इंतजार करने लगी। एक दिन जब सारे बच्चे चर्च के लिए निकल गए, कमरे में बस वो तीनों रह गए। मॉली ने बाहर देखकर कहा, लगता है तेज बारिश होने वाली है। डेजी और ग्रेसी, चलो हमें अभी घर के लिए निकलना होगा। ग्रेसी बोली, मगर मिस्टर मोडो हमें पकड़ लेंगे। मॉली बोली, नहीं पकड़ सकेंगे क्योंकि बारिश से हमारे पैरों के निशान धुल जाएंगे। ग्रेसी वापस नहीं जाना चाहती थी, मगर बाकी दोनों को जाते हुए देख वो भी उनके साथ चल दी। पीछे के रास्ते से होते हुए वो तीनों बाहर आ गए। इधर शाम तक भी किसी को पता नहीं चला कि कुछ बच्चे गायब हैं। रात को सोने से पहले हाजिरी के वक्त सामने आया कि मॉली, डेजी और ग्रेसी कहीं नहीं है और ना ही उन्हें किसी ने देखा है। बात आग की तरह फैल गई। मिस्टर मोडो को तुरंत उन्हें ढूंढने भेजा गया। मोडो इस इलाके को इतनी अच्छी तरह जानता है कि एक पत्ता भी अपनी जगह से हिले तो वो पकड़ लेता है। वो नजदीक तो काफी पहुंच गया था, लेकिन जैसा मॉली ने सोचा था, बारिश शुरू हो गई और आज के लिए वो किसी तरह बच गए। मॉली बारिश से बचने के लिए दोनों बहनों को साथ लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी है। उसके चेहरे पर एक सफल मुस्कान है। वो रात उन तीनों ने एक टूटे पेड़ की झोप झाड़ में बिताई और सुबह होते ही वहां से रवाना हुए। उनके ठीक पीछे मिस्टर मोडो उस जगह पहुंचे। लगता है शायद अब तीनों जल्दी पकड़े जाएंगे। दूर शहर में बैठे मिस्टर नेवली तक भी ये खबर पहुंची। वो किसी भी तरह उन तीनों लड़की को अपने चंगुल से जाने नहीं देगा। चलते चलते वो तीनों एक छोटी सी नदी तक आ पहुंचे। मॉली ने सोचा कि पानी के रास्ते चलने से निशान नहीं छूटेंगे। उसने एक और तरकीब लगाई। पहले उसने अपने बस्ते को नदी के उस पार झाड़ियों में फंसा दिया, ताकि देखने वालों को लगे कि वो नदी पार करके उस तरफ गए हैं, और खुद धीरे धीरे नदी की धारा के साथ बीचों बीच बढ़ने लगे। उनके गुजरे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तब तक घोड़े पर सवार मिस्टर मोडो भी वहां पहुंच गया। बारीकी से घास में उनके चलने के सुराग ढूंढ रहा है। कहीं कोई कुचली हुई दबी हुई घास नजर आ गई तो अब मिस्टर मोडो नदी के दूसरी पार उनका बस्ता देखकर समझ गया कि वो किस ओर गए होंगे। थोड़ी देर बाद मॉली ने घोड़े की हिनहाट सुनी और समझ गई कि मिस्टर मोडो कहीं आस पास ही है। वो अपनी बहनों को लेकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गई। पास से सुराग ढूंढता हुआ मिस्टर मोडो की नजर उन पर नहीं पड़ी। इस बार तो बाल बाल बचे वो। पता नहीं ये चूहे बिल्ली का खेल उन्हें कब तक खेलना होगा। आगे चलते हुए वो एक खुले घास के मैदान में पहुंचे। आधा दिन चलने के बाद भूख और प्यास से तरबतर उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखा, जिसके कंधे पर एक जले हुए जानवर का मांस है, ताकि जंगली जानवर कच्चे मांस की खुशबू की ओर आकर्षित न हो सके। अब तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। छोटी डेजी बोली, दीदी उनसे खाना मांगो ना, भूख लगी है। थोड़ा नजदीक आने पर मॉली साहस करके आगे बढ़ी और इशारे में पूछा कि वो कौन है। वो आदमी उन बच्चों को देखकर समझ गया कि ये उसी मोर नदी के किनारे बसे संस्था से भागे हुए हैं, मगर आज तक इतनी दूर तक कोई पहुंच नहीं पाया। उसने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है किस ओर जाना है? मॉली ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। फिर वो बोला, सतर्क रहना, क्योंकि तुम्हारे पीछे मोडो लगा है, उससे कोई बच नहीं पाता। फिर जाते जाते उस आदमी ने उन्हें एक दिया जलाई और मांस का टुकड़ा थमाते हुए अपना ख्याल रखना कहकर चला गया। खुले मैदान की सर्द हवा में उन्होंने सूखे घास पर आग सेकी और उसी मांस का भोजन किया। मगर सच तो यह है कि मॉली को अपने गांव जिगालोंग जाने का रास्ता ही नहीं पता। आज की रात तो गुजर गई, ना जाने अगली सुबह उनके लिए क्या लेकर आएगी। इधर मिस्टर नेवली का सब्र भी जवाब दे रहा है। मोडो ने आखिरी बार उनके निशान नदी किनारे पाए थे और अब 1 हफ्ता गुजर चुका है। उन्हें पकड़ना अब मिस्टर नेवली की जिद बन चुकी है। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। एक तरफ से देखा जाए तो मोडो उन्हें इसलिए नहीं पकड़ पा रहा क्योंकि मॉली और उनकी बहनों को जिगालोंग जाने का सीधा रास्ता मालूम ही नहीं।
वो तो इधर उधर भटक रहे हैं। अगर मालूम होता तो कब के पकड़े जाते। इधर जगालोंग गांव में किराने की दुकान पर किसी ने मॉली और डेजी की मां को बताया कि उनकी बच्चियां वहां से भाग गई है। हर तरफ उन्हें ढूंढा जा रहा है। ये खबर गर्म रेगिस्तान में एक ठंडे हवा के झोंके की तरह उनकी मां से जाकर टकराई। वो मुस्कुराई। कुछ देर ही सही, उम्मीद अभी कायम है। इधर मॉली और उसकी बहनों को आगे जाकर एक घर दिखा जिसके पीछे मुर्गियों का दरबा है। किसी को आसपास न देख मॉली उसके अंदर अंडे चुराने घुसी। इतने में घर की मालकिन आ पहुंची। उन्हें देखकर मॉली की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मगर मालकिन दयालु स्वभाव की है। उसने पूछा, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? मॉली ने आसपास देखा तो कुछ लोग वहाँ दूर काम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद छुपे हुए डेजी और ग्रेसी भी बाहर निकल कर आए। मालकिन ने उन्हें सफर के लिए गर्म कपड़े और खाने को दिए और बोली, उन लड़कों से दूरी बनाकर रखनी है तो रैबिट प्रूफ फेंस यानी खरगोशों से फसल को बचाने वाले बाड़े से दूर रहना। वो वही काम करते हैं। ये सुनकर मॉली का दिमाग ठनका। इतने दिनों से इधर उधर भटक रही मॉली को अब जाकर एक दिशा मिली। उसने पूछा, ये बाड़ा कहाँ पर बन रहा है? महिला बोली, यहाँ से पूरब की तरफ चलते रहने पर तुम उस तक पहुँच जाओगे। मॉली ने मंद मंद मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद किया और अपने सफर पर निकल पड़ी। जब ग्रेसी ने पूछा, हम किस ओर जा रहे हैं? अब मॉली ने कहा, उस खरगोश वाले बाड़े की तरफ। उसे पकड़कर सीधे चलते हुए हमारा घर आ जाएगा। इधर मोरे संस्था में एक लड़की अखबार में इश्तिहार पढ़ रही है। 3 गुमशुदा लड़कियां जो 1 महीने पहले इस संस्था से भागी है। स्थानीय आदिवासी अफसर मिस्टर नेवली इसे लेकर काफी परेशान है। अगर वो किसी को भी दिखे तो नजदीकी थाने पर फौरन खबर करे। वो लड़कियां भी उनके लिए खुश है। आखिरकार कोई तो यहाँ से निकल पाया। किसी ने तो हिम्मत दिखाई, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती यहाँ रखा गया है, जिनके घर जाने की अब कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ धूप में मीलों पूरब की तरफ चलते हुए मॉली को दूर से वो कटीले तार का बाड़ा नजर आया, जिसके ओर छोर का कोई अंत नहीं। तीनों में जैसे जान आ गई हो। वो दौड़ते हुए वहां तक पहुंचे और उस तार को छुआ। यहाँ उनकी माँ भी हर रोज इस तार के पास खड़े होकर उनके आने की राह देखती। ऐसा लग रहा है मानो उनकी जिंदगी उस तार से जुड़ी हो। मॉली को मालूम है अब घर दूर नहीं। अब यहाँ अखबार में इश्तिहार देने से एक फायदा ये हुआ कि उन बच्चों के कहीं कहीं देखे जाने की खबर उन्हें मिलने लगी। अगर उन जगहों को मानचित्र में देखा जाए तो बंसवारा, यागालू और विलोना, इन सब जगह पर एक चीज बराबर है, वो रैबिट प्रूफ फेंस। वो लड़कियां इसी बाड़े का सहारा लेकर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चालाक लड़कियां हैं। ये आदिवासी जरूर है, मगर दिमाग का इस्तेमाल करना आता है। मिस्टर नेवली भी उनकी चतुराई देखकर अचंभे में पड़ गया। ये तार 3 दिशा की ओर फैली है, उत्तर, दक्षिण और पूरब। वो योजना बनाते हैं कि उनका घेराव कैसे करना होगा। उत्तर और दक्षिण से होते हुए हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर से मिस्टर मोडो और दक्षिण से एक और आदमी गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने निकलेंगे। अब ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। इधर काफी दूर चलते चलते बेचारी छोटी डेजी के पांव दुखने लगे। सिर्फ 8 साल की तो है वो। मॉली ने उसे गोद में उठा लिया। कुछ और आगे जाकर उन्हें एक आदमी तंबू के पास दिखा। पहले छुपकर मॉली ने उसके आसपास का मुआयना किया, मगर जब देखा कि वो अकेला है, उसके पास गई। उस आदमी ने उन्हें कुछ रोटियां दी और पूछा, तुम लोग क्या मलुआ गांव जा रहे हो? मॉली सतर्क हो गई और पूछी, वो किस तरफ है? आदमी बोला, दक्षिण की तरफ। तुम लोग उसी तरफ जा रहे हो? ये बाड़ा नंबर 2 है। मॉली ने झट से कहा, क्या यहाँ 2 बाड़े हैं? 2 नहीं 3, जवाब आया। बाकी दोनों बहनें उसे देखने लगी। अब मॉली को ये नहीं बताना कि उन्हें पूरब की तरफ जाना है, इसलिए उसने चालाकी से पूछा, अच्छा अगर हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो उत्तर किस तरफ पड़ेगा, ताकि वो उन दोनों दिशा के विपरीत पूर्व दिशा का रास्ता ले सके। यानी अब उन्हें लगभग 100 मील का उल्टा रास्ता लेना होगा। इस बात से उन्हें काफी हताशा हुई। यहाँ मिस्टर नेवली ने दक्षिण की तरफ से घेराव करने के लिए जो गाड़ी भेजी थी, एक समय पर जाकर उसका तेल खत्म हो गया। अब उसे वापस जाना होगा। तो अब बचे सिर्फ मिस्टर मोडो, जो उनका पीछा कर रहे हैं। खैर, अब पूर्व की सही दिशा लेकर वो तीनों शाम ढलते ढलते एक घर तक पहुँचे। वहाँ उन्हीं के जैसी एक महिला कपड़े सुखा रही है। उन बच्चों को देखकर वो पास आई। क्या तुम लोग वही मोरे नदी वाली संस्था से भागी हुई लड़कियां हो? उसका नाम मेलविस है, वो बोली। मैं भी वहीं से हूँ, पर कभी भागने की हिम्मत नहीं कर पाई।
और आज इस अंग्रेज के यहाँ नौकरी करती हूँ। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज रात तुम्हारे सोने और खाने का बंदोबस्त कर दूंगी। मेरा यहाँ इंतजार करना, मैं सूरज ढलते ही तुम्हें लेने आऊंगी। ऐसा लग रहा है मानो उनके सफर की खेवैया खुद ऊपर वाला है। उन्हें जब जहाँ जितनी जरूरत होती उन्हें वो किसी न किसी तरह मुहैया हो जाती। रात को वो मेल्विस के कमरे में सो रहे हैं कि अचानक उसका मालिक कमरे में घुसा। तीनों डर कर कंबल में छुप गए। वो कपड़े उतारकर जब बिस्तर की तरफ बढ़ा और वहाँ उन 3 बच्चों को देख हड़बड़ी में कपड़े लेकर मेल्विस को पुकारते हुए कमरे से निकल गया। इतने में डरी हुई मेल्विस आई, क्योंकि उसका मालिक रोज उसके साथ जबरदस्ती करता है और वो किसी से कुछ नहीं कह सकती। चारों चिपक कर एक साथ उसी बिस्तर पर सो गए। आधी रात में कुछ शोर सुनकर मेल्विस की नींद खुली और उसने उन बच्चों को जल्दी से पीछे के दरवाजे से भागने को कहा। उसके मालिक को उन 3 बच्चों के भागे जाने की खबर पता थी, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन से लोग बुलवा लाया है। साथ में मिस्टर मोडो भी है। पर उनके आने से ठीक पहले ही मॉली ने एक टहनी से पैरों के निशान मिटाते हुए पास के एक झाड़ियों में जा छुपे। रात के गहरे अंधेरे में मिस्टर मोडो उन्हें नहीं देख सका, तो तय हुआ कि अब कल सुबह आगे की छानबीन होगी। पूरी रात वो तीनों बच्चियां पागलों की तरह भागते रहे। फिर मॉली ने एक और तरकीब निकाली। पाँव के निशान मिट्टी पर ना पड़े, इसीलिए वो उन्हें एक एक कर पीठ पर उठाकर पत्थरों के सहारे कुछ दूर जाती। इस तरह वो कोशिश करने लगी कि कम से कम उनके कदमों के निशान पड़े। मगर मिस्टर मोडो के आगे उनकी ये चालाकियां नहीं चलेंगी और उनसे कुछ ही दूरी पर मोडो है। फिर एक चमत्कार हुआ। जिस ओर वो छुपे हैं, मोडो उस तरफ देखकर मुस्कुराया और साथ आए कर्मचारी से कहा, इससे आगे उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा, शायद हमने उन्हें दोबारा खो दिया है। ये बात तुरंत मिस्टर नेवली तक भी पहुंच गई। ये उसके मुंह पर एक तमाचा है कि 3 लड़कियां उसके नाक के नीचे से चकमा देकर भाग गई। इसका क्या असर पड़ेगा वहां की बाकी लड़कियों पर कि यहाँ से भागना मुमकिन है, कल और भी भाग सकते हैं। नहीं, वो ये नहीं होने देगा। पुलिस कमिश्नर भी अब ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, क्योंकि इन बच्चियों को पकड़ने के अलावा उनके पास और भी कई अहम काम है। और सबसे बड़ी बात, पैसों की कमी। उन्हें सीमित खर्चे में इस काम को अंजाम तक पहुंचाना होगा। मिस्टर नेवली बोला, इस सीमा के बाद रेगिस्तान शुरू हो रहा है। अगर वो वहाँ चले गए तो फिर उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रेगिस्तान से ठीक पहले जहाँ तक वो खरगोशी बाड़ा है, वहाँ हमारे आदमी तैनात कर दो। मोडो भी साथ जाएगा और वहीं तंबू लगाकर उन लड़कियों का इंतजार करे। और फिर उसने वो किया जो अंग्रेज बखूबी करते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। फूट डालो और शासन करो। उनकी तिगड़ी तोड़ने के लिए उसने ये खबर फैला दी कि ग्रेसी की माँ अब विलोना आ गई है, वो जिगालोंग में नहीं है। धीरे धीरे वो तीनों देश भर में मशहूर हो गई। इससे पकड़े जाने का डर भी है, पर उन्हें मदद भी मिलने लगी। आगे एक आदिवासी आदमी ने उन्हें पहचान लिया और बताया कि वो उन्हें जानता है। उन्हें खाने को दिया और कहा, तुम में से ग्रेसी कौन है? सुना है तुम्हारी माँ विलोना चली गई है। विलोना उत्तर की तरफ है। तुम यहाँ पास के रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर आराम से जा सकती हो। ग्रेसी का चेहरा देखकर मॉली ने कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर ग्रेसी के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि उसकी माँ तो दूसरी तरफ गई है। थोड़ा आगे जाकर वो अड़ गई। मॉली ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। ये सब झूठ है ग्रेसी, हम वहाँ गए तो पकड़े जाएंगे, ये बस उनकी चाल है। पर ग्रेसी को समझाना अब मुश्किल है। मॉली ने कहा, हमें बढ़ते रहना होगा ग्रेसी, और डेजी को पीठ पर उठाकर चलने लगी। पर अब की बार ग्रेसी उनके पीछे नहीं आई। उसने अपना रास्ता अलग कर लिया है। शाम ढलते ढलते मॉली को ग्रेसी की फिक्र होने लगी और वो वापस उसे लेने के लिए चल दी। ग्रेसी स्टेशन की कुर्सी पर बैठी है। मॉली ने उसे दूर से छुपकर इशारा किया। उन्हें देखकर वो खुश हो गई और जैसे ही उनके पास आने लगी, पीछे से एक गाड़ी ने आकर उसे रोक लिया। और वही आदमी जिसने उन्हें स्टेशन से विलोना की ट्रेन मिलेगी बताया था, वो भी उनमें शामिल है। ग्रेसी को पकड़ लिया गया। अब शायद वो कभी ना मिले। मगर जाते हुए भी ग्रेसी ने किसी को नहीं बताया कि वो दोनों भी वहीं छुपी है। मॉली और डेजी देर तक वहीं बैठी रोती रही। यहाँ तंबू लगाकर बैठे लोगों का भी धैर्य 3 हफ्तों के इंतजार के बाद अब खत्म हो रहा है। मोडो सिर्फ मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब वो भी चाहता है कि लड़कियां अपने घर पहुंच जाए। वो अब उन्हें पकड़वाने में किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहा। और एक समय बाद वो वापस लौट गए। इधर मॉली और डेजी जहाँ खड़े हैं, वहां से आगे जहां तक नजर जाए सिर्फ रेत ही रेत है। यहाँ से रेगिस्तान शुरू होता है। डेजी ने कहा, दीदी बाड़ा तो खत्म हो गया।
मॉली ने लंबी सांस भरी और कहा, तुम चिंता मत करो, बाड़ा फिर से शुरू हो जाएगा। अब जब यहाँ कोई पैतरा काम नहीं लगा तो मिस्टर नेवली ने अपने आदमियों को जिगलॉन्ग के लिए भेज दिया। आखिरकार वो कहीं भी हो, वहां तो पहुंचना ही है, फिर उन्हें वहीं से दोबारा पकड़कर लाया जाएगा। यहाँ से पीछे मुड़कर देखने का कोई उपाय नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। ये सोचकर वो चल पड़े। आने वाला सफर और मुश्किल होने वाला है। कड़ी धूप उनका बदन जला रही है, पांव दुख रहे हैं, अपने वजन से 3 गुना घट चुके हैं वो। भूख और प्यास से जान अब निकली की तब, और वहां उनकी माँ न जाने दिन में कितने घंटे उस तार के सामने खड़े खड़े पूरी रात आग जलाई वहीं गुजार देती। 1 महीने से ऊपर हो चला है, न जाने किस हाल में होंगी मेरी बेटियां। अब यहाँ थक कर मॉली और डेजी न जाने कब जमीन पर गिर पड़े। ऊपर देखा तो एक बाज उड़ता हुआ दिखा और उन्हें माँ की कही बात याद आ गई, जब कभी कोई मुसीबत आए ये बाज तुम्हें सही रास्ते पर ले आएगा। और फिर दूर उन्हें वहां से बाड़ा दोबारा दिखाई देने लगा। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मॉली के मुंह से निकला, घर। डेजी को गोद में उठाए मॉली चल रही है। ये आखिर के कुछ कदम वो शरीर के जोर पर नहीं, मन के जोर पर चल रहे हैं। बस एक बार उन्हें घर देखना है, माँ तक पहुंचना है। यहाँ मिस्टर नेवली का आदमी मिस्टर मॉर्फिस जिगलॉन्ग पहुंच चुका है और अब उसे बस उनके इशारे का इंतजार है। उस रात जिगलॉन्ग की हवा कुछ अलग ही है। कबीले की औरतें मिलकर कोई गीत गा रही है। आज अमावस्या है, फिजा कोई राज खुद में समेटे है। मिस्टर मॉर्फिस बेचैन हो रहा है, उसे लग रहा है उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है। वो और रुक न सका, उसे देखना होगा कि वहाँ जंगल में वो लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ रात के अंधेरे में वो आवाज ही मॉली को रास्ता बता रहे हैं। इससे पहले कि मॉली और डेजी से मॉर्फिस मिलता, सामने उनकी माँ और दादी खड़े हैं। मॉर्फिस के हाथ में बंदूक और उनके हाथ में भाला। फिर भी ना जाने क्यों मॉर्फिस के हाथ कांप रहे हैं। वो उन्हें नजरें नहीं मिला पा रहा। जंगल का अंधेरा और अजीब आवाजों में उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो वहां से भाग खड़ा हुआ। गलत हमेशा डरपोक होता है और सच्चाई की ताकत को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि वो सब गलत कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ। ये उनकी जमीन है, उनकी औलादें हैं, उन पर वो हुक्म कैसे चला सकते हैं। थोड़ी देर में मॉली और डेजी आखिरकार घर आ गए। माँ और दादी ने उन्हें गले से लगा लिया। मॉली ने कहा, मैंने एक को खो दिया माँ, ग्रेसी के खोने का गम उन्हें हमेशा रहेगा। पूरे कबीले ने बच्चों को खूब लाड प्यार किया। माँ और दादी की नजर तो जैसे उनसे हट ही नहीं रही। जितना भी देखे कम लग रहा है। यहाँ मिस्टर नेवली को उनके विभाग में आर्थिक तंगी की वजह से मॉली और डेजी की तलाश बंद करनी पड़ी। आज 2 छोटी आदिवासी लड़कियों ने साबित कर दिया कि चुनौती बिना दिए वो हार नहीं मानेंगे। ये एक तरह से अंग्रेजों की हार है। मॉली और डेजी की माँ और दादी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए और भी जंगल के अंदर की तरफ चले गए। आगे जाकर मॉली की शादी हुई और 2 बच्चे भी। कुछ साल बाद उसके बच्चे को भी मोर संस्था में भर दिया गया और तब मॉली अपनी छोटी बेटी एनाबेला को लेकर अपने कबीले जिगलॉन्ग वापस आ गई। पर जब वो 3 साल की हुई, मिस्टर नेवली उसे भी ले गए और ग्रेसी उन्हें फिर कभी नहीं मिली। मॉली और डेजी ने अपनी पूरी जिंदगी जिगलॉन्ग में गुजारी। 1970 के दशक तक ऐसा चलता रहा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे लिखा है खुद मॉली की बेटी डॉरिस बिलिंगटन गरिमारा ने। ये कहानी वाकई में हमें निशब्द छोड़ जाता है। हौसला इंसान का कद या उम्र देखकर नहीं आता, ना ही आता है रंग या रूप देखकर। ये वो है जो हमें जिंदा होने का एहसास देता है, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की उम्मीद देता है। और हौसला क्या है, इस शायरी से बेहतर शायद ही कहीं लिखा हो। भंवर से कैसे बच पाया, किसी पतवार से पूछो। हमारा हौसला पूछो तो फिर मझधार से पूछो। इसी के साथ मैं ये साहस, दृढ़ संकल्प, सच्ची कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक के साथ साथ ढेर सारा शेयर भी पक्के से करें। कहानी सुनते रहिए, सुनाते रहिए। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।